Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. नमस्कार, हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वाक्य शुद्धि के बारे में। वाक्य शुद्धि हिंदी व्याकरण के एकमात्र ऐसी बिंदु है जो हिंदी व्याकरण के 80% बिंदुओं को छूता है और वाक्य शुद्धि का शाब्दिक अर्थ है वाक्य को शुद्ध करना। वाक्य शुद्धि का शाब्दिक अर्थ है वाक्य को शुद्ध करना, लेकिन इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि वाक्य को जैसे चाहे वैसे तोड़ा मरोड़ा और लिख दिया। हमें केवल वाक्य के अशुद्धियों को पहचानना है, केवल उसे ही शुद्ध करना है। यहाँ तक कि हमें वाक्य के अर्थ और काल में बिल्कुल बदलाव नहीं करना है। कभी कभी परीक्षा में जाने अनजाने में शुद्ध वाक्य ही दिया जाता है, किंतु विद्यार्थी अशुद्धियों को पहचानने या अशुद्धियों के बारे में अनभिज्ञ होने के कारण वो शुद्ध वाक्य को अशुद्ध कर देते हैं। इसलिए वाक्य शुद्धि के बारे में ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त करना बेहद जरूरी है। जिस प्रकार मैंने बताया, वाक्य शुद्धि में हमें लगभग 80% हिंदी व्याकरण के बिंदु यहाँ पर प्रयोग होते हैं। इसलिए वाक्य शुद्धि से पहले मैंने क्रिया, काल, कारक इन सब के बारे में हमने कक्षा में चर्चा की है। इसलिए इन सब के बारे में ध्यान दीजिए ताकि आपको वाक्य शुद्धि के बारे में ठीक से जानकारी प्राप्त हो। तो अब वाक्य शुद्धि करने से पहले जैसे मैंने कहा, वाक्य में क्या अशुद्धियां हैं उसे पहचानना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी विद्यार्थी ये सोचते हैं वाक्य शुद्धि में सीखने जैसा क्या है। मोहन दूध पीती है, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। मोहन दूध पीता है, क्योंकि वो पुल्लिंग है तो यहाँ पर पीना होता है, तो यहाँ पर वाक्य शुद्धि इतना आसान भी नहीं है। तो जब आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हो तो वहां पर क्या आपको डॉक्टर बिना आपके निरीक्षण किए दवा देते हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं? आपके निरीक्षण व परीक्षण करते हैं, उसके बाद उसके निराकरण के लिए आपको उपचार या इलाज करते हैं। उसी प्रकार हमें भी वाक्य में सबसे पहले अशुद्धियों को पहचानना है, उसके बाद ही उसे शुद्ध करना है। अभी वाक्य शुद्धि किस प्रकार से किया जाता है? वाक्य में 2 प्रकार की अशुद्धियां होती है। वाक्य में 2 प्रकार की अशुद्धियां होती है। पहली है पद क्रम संबंधी। पद क्रम संबंधी और दूसरा है पद संबंधी। वाक्य में 2 प्रकार की अशुद्धियां होती है, एक पद क्रम संबंधी, दूसरा है पद संबंधी। अब ये पद क्या है? पद और शब्द में क्या अंतर है? पद और शब्द में क्या अंतर है? क्या ये दोनों एक है? बिल्कुल नहीं। शब्द क्या है? अभी राम एक शब्द है, क्योंकि यहां पर वर्णों के ये जो संयोजन है उसे अकेले लिख दिया गया है। जैसे राम ये एक शब्द है। पद क्या है? राम पढ़ता है, तो ये जो शब्द है राम यहां पर वाक्य में प्रयोग किया गया है। जैसे राम पढ़ता है। अब राम क्या हुआ? अब राम पद है। अभी राम पद है।
ध्यानपूर्वक सुनिए, यहां पर शब्द क्या है, जब वर्णों के जो संयोजन है जो उसे अकेला लिख दिया जाए, यानी राम यहां पर मैंने एक अकेला लिखा है शब्द, ये शब्द है। जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग होता है, जैसे कि राम पढ़ता है, तो यहां पर वाक्य में प्रयोग हुआ है। अब राम क्या है, अब राम एक पद है। अब चलते हैं वाक्य के अशुद्धियों के प्रकारों की तरफ। तो यहां पर पद क्रम संबंधी क्या है, पद क्रम मतलब क्या है, पद क्रम मतलब वाक्य में शब्दों का अव्यवस्थित रूप से यहां वहां रहना, यानी उसके ठीक तरह से जुड़े नहीं रहना, आगे के शब्द पीछे, पीछे के शब्द आगे लिख देना, ये पद क्रम संबंधी है। और पद संबंधी यानी एक अकेले शब्द में कुछ अशुद्धियां होना, जैसे कि पद में यहां पर जैसे लिंग, पद का लिंग ठीक नहीं होना, वचन, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, वर्तनी, वर्तनी यानी मात्रा ठीक नहीं रहना, या अंग्रेजी में आप स्पेलिंग भी कह सकते हो, वर्तनी, या मुहावरे और लोकोक्तियों का गलत प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियों का गलत प्रयोग, अनावश्यक या अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग, अनावश्यक या अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग। यदि आप इन सारे बिंदुओं को अपने किसी किताब में लिख लो तो आपको भविष्य में बड़े काम आएंगे। तो यहां पर देखिए, पद क्रम संबंधी वाक्य में दो प्रकार की अशुद्धियां होती है, एक पद क्रम संबंधी, दूसरा पद संबंधी। तो पद संबंधी अशुद्धियां कितने हैं, लिंग के हो सकते हैं, वचन के हो सकते हैं, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, वर्तनी, मुहावरे और लोकोक्तियों का गलत प्रयोग, अनावश्यक या अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग। अभी पद क्रम संबंधी मैंने बताया। तो यहां पर जो शब्दों का अदला बदली, यानी आगे जो लिखने वाला शब्द पीछे, पीछे का शब्द आगे लिखते हैं, उसे पद क्रम संबंधी कहते हैं। इसमें अनेक नियम हैं। यदि आप इन सारे नियमों को ठीक तरह से समझोगे तो आपको वाक्य शुद्धि करने में बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं होगी। अब हम एक एक करके पद क्रम, सबसे पहले आज की कक्षा में हम देखेंगे वाक्य शुद्धि में पद क्रम संबंधी अशुद्धियां क्या है और उसे हमें कैसे शुद्ध करना है। तो सबसे पहला नियम वाक्य में कर्ता सबसे पहले लिखा जाता है। वाक्य में कर्ता सबसे पहले लिखा जाता है। इसलिए मैंने वाक्य शुद्धि से पहले क्रिया के बारे में बताया, आपको कारक के बारे में, काल के बारे में इसलिए बताया, ये सारे बिंदु आपको यहां काम आएंगे। कर्ता कौन है, जो क्रिया करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो वाक्य में सबसे पहले क्या प्रयोग होगा, कर्ता लिखा जाता है। वाक्य में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, कर्ता के बाद कर्म लिखा जाता है, कर्ता के बाद कर्म लिखा जाता है। कर्ता के बाद कर्म लिखा जाता है और अंत में क्रिया लिखा जाता है, और अंत में क्रिया लिखा जाता है। और अंत में क्रिया लिखा जाता है। जैसे पद क्रम संबंधी मैंने कहा, तो शब्दों का अदला बदली या यहां वहां होना, अव्यवस्थित होना, शब्दों का अव्यवस्थित जोड़न, इसे हमें रोकना है। इस अशुद्धियों को रोकने के लिए हमें कुछ लगभग 12 से 13 नियमों का जानकारी होना जरूरी है। तो एक एक करके यहां पर मैं बता रही हूं। सबसे पहले ये 3 जो नियम है उसे ध्यानपूर्वक देखिए और लिख लीजिए, ताकि आपको भविष्य में ये ठीक तरह से समझ में आ जाए। तो वाक्य में
कर्ता सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद कर्ता के बाद कर्म यदि हो तो। ध्यान रहे, यदि वाक्य में कर्म हो तो, क्यों नहीं होगा? यदि अकर्मक क्रिया हो तो वहां पर कर्म नहीं होता। ये क्रिया में जब हमने चर्चा की है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। तो वाक्य में सबसे पहले कर्ता का प्रयोग होता है, उसके बाद कर्म का प्रयोग होता है यदि हो तो, क्योंकि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, और अंत में क्रिया का प्रयोग होता है। तो इसका सूत्र कैसे होगा? इसका सूत्र इस प्रकार होगा, कर्ता, कर्म और क्रिया। इसका सूत्र किस प्रकार होगा? कर्ता, कर्म और क्रिया। तो यहां पर मैं एक वाक्य लिख रही हूं, मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है। खेलना क्या है? खेलना एक क्रिया है। खेलना एक क्रिया है और मोहन करता है। मोहन करता है और क्रिकेट कर्म है। क्रिकेट कर्म है। तो मैंने इस प्रकार लिखा। यदि आपको इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा, मोहन खेलता है क्रिकेट, तो ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। तो इसे हमें शुद्ध कैसे करना है? सबसे पहले वाक्य में कर्ता को लिखना है, उसके बाद कर्म लिखना है, उसके बाद क्रिया। यदि वो वाक्य अकर्मक हो तो वहां पर कर्म नहीं होता। जैसे इस प्रकार से मोहन खेलता है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है, यहां पर कोई कर्म नहीं है, तो आपको कर्ता के बाद सीधा क्रिया लिखना है। तो हम एक बार इसके बारे में वापस मैं दोहरा देती हूं। वाक्य शुद्धि का शाब्दिक अर्थ वाक्य को शुद्ध करना होता है। ये इस प्रकार नहीं होता कि आप वाक्य को जैसे चाहे वैसे तोड़ा मरोड़ा और लिख दिया, ये बिल्कुल नहीं होता। सबसे पहले हमें क्या करना है? वाक्य के अशुद्धियों को पहचानना है। तो वाक्य में दो प्रकार की अशुद्धियां होती है। वो क्या क्या है? पद क्रम संबंधी और दूसरा है पद संबंधी। पद संबंधी में किस प्रकार की अशुद्धियां होती है? लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, वर्तनी, मुहावरे, अनावश्यक अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग, ये होती है पद संबंधी अशुद्धियां। और पद क्रम संबंधी यानी वाक्य में शब्दों का अव्यवस्थित रूप से जुड़ना या जोड़ना, इसे पद क्रम संबंधी कहते हैं। और इसमें लगभग 12 से 13 नियम है जो हम अभी एक एक करके यहां पर देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर 3 नियम लिखे हैं। वाक्य में कर्ता सबसे पहले लिखा जाता है। जब भी आप कोई वाक्य लिखते हैं तो कर्ता सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद कर्ता के बाद कर्म लिखा जाता है और उसके अंत में क्रिया लिखा जाता है। और यहाँ पर कर्म के में यहाँ पर एक अपवाद भी है, यदि कर्म हो तो, क्योंकि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, तो आपको कर्ता के साथ क्रिया को लिखना है। यहाँ पर सूत्र भी दिया गया। सूत्र क्या है? कर्ता, कर्म और क्रिया। ये हुई 3 नियम। आगे बढ़ते हैं चौथे नियम के ओर। चौथा नियम, यदि वाक्य में कर्ता का विस्तारक हो, कर्ता का विस्तारक हो तो कर्ता से पहले लिखा जाता है। कर्ता से पहले लिखा जाता है। कर्ता से पहले लिखा जाता है। ये सारे नियमों को लिख ले। तो यहां पर चौथा नियम क्या है? यदि वाक्य में कर्ता का विस्तारक हो तो कर्ता से पहले लिखा जाता है। जैसे हमने पहला, दूसरा और तीसरा नियम में ये देखा, वाक्य में कर्ता पहले, कर्म बाद में और क्रिया अंत में आता है। यदि सोचो कर्ता का विस्तारक हो तो कहां लिखना है? अगर कर्ता का विस्तारक हो तो कर्ता से पहले लिखा जाता है। तो 5वां नियम क्या है? यदि वाक्य में कर्म का विस्तारक हो, यदि वाक्य में
कर्म का विस्तारक हो, कर्म का विस्तारक हो तो कर्म से पहले लिखा जाता है, कर्म से पहले लिखा जाता है, कर्म से पहले लिखा जाता है। यदि वाक्य में दूसरी जगह पे क्या आता है, कर्म आता है, यदि कर्म का विस्तारक हो तो कर्म से पहले लिखना चाहिए। और छठा नियम है, यदि वाक्य में क्रिया का विस्तारक हो, यदि वाक्य में क्रिया का विस्तारक हो यदि वाक्य में क्रिया का विस्तारक हो तो क्रिया से पहले लिखा जाता है, तो क्रिया से पहले लिखा जाता है, क्रिया से पहले लिखा जाता है। तो यहां पर ये तीन नियम क्या है, यदि कर्ता का विस्तारक हो तो कर्ता से पहले, कर्म का विस्तारक हो तो कर्म से पहले, और क्रिया का विस्तारक हो तो क्रिया से पहले लिखा जाता है। उदाहरण के लिए, श्याम का भाई मोहन, श्याम का भाई मोहन हिंदी पत्रिका, श्याम का भाई मोहन हिंदी पत्रिका ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा पढ़ता है। यहां देखिए, मोहन पढ़ने की क्रिया करने वाला कर्ता है। मोहन कौन है? मोहन कर्ता है। यहां पर कर्ता का विस्तारक क्या है? श्याम का भाई, ये कर्ता का विस्तारक है। मोहन कर्ता है, श्याम का भाई कर्ता का विस्तारक है, तो यहां पर कर्ता से पहले कर्ता का विस्तारक लिखा गया है। और कर्म क्या है? कर्म है पत्रिका, कर्म है पत्रिका। और हिंदी क्या है? हिंदी इस कर्म का विस्तारक है, तो हिंदी को पहले लिखा गया है। तो यहां पर कर्म का विस्तारक हिंदी पहले लिखा गया। पढ़ना क्रिया है, तो ज्यादा क्रिया का विस्तारक है, तो इस क्रिया से पहले लिखा गया है। ध्यान दीजिए, यहां पर कर्ता का जो विस्तारक है कर्ता से पहले, और कर्म का विस्तारक कर्म से पहले, और क्रिया का विस्तारक क्रिया से पहले लिखा गया है। तो सूत्र कैसे होगा? कर्ता विस्तारक, कर्ता विस्तारक, बाद में कर्ता, उसके बाद कर्म विस्तारक, कर्म विस्तारक, फिर कर्म, उसके बाद क्रिया विस्तारक, क्रिया विस्तारक, उसके बाद क्रिया, उसके बाद क्रिया। इस प्रकार लिखा जाता है। तो इस तीनों नियम यानी चौथा, पांचवा और छठा नियम के अनुसार आपको क्या करना है? कर्ता से पहले कर्ता का विस्तारक, कर्म से पहले कर्म विस्तारक, और क्रिया से पहले क्रिया का विस्तारक लिखना है, क्रिया का विस्तारक लिखना है। तो पहले तीन नियम में आपने क्या देखा? पहले कर्ता, कर्म और क्रिया, और इन तीन नियमों के अनुसार कर्ता का विस्तारक पहले, कर्म का विस्तारक बाद में, कर्म के विस्तारक कर्म से पहले, क्रिया का विस्तारक क्रिया से पहले होगा। अभी सातवां नियम क्या है? सातवां नियम, यदि वाक्य में संबोधन सूचक, यदि वाक्य में संबोधन सूचक या विस्मयादि अव्यय या विस्मयादि अव्यय हो तो वाक्य में सबसे पहले लिखा जाएगा, वाक्य में सबसे पहले लिखा जाएगा, वाक्य में सबसे पहले लिखा जाएगा।
तो सातवां नियम ध्यान से देखिए, यदि वाक्य में संबोधन सूचक या विस्मयादि अव्यय हो तो वाक्य में सबसे पहले वो प्रयोग होगा। अभी हमने ये 6 नियमों में ये देखा कर्ता, कर्म और क्रिया होता है, और यदि संबोधन सूचक हो या कोई विस्मयादि बोधक हो तो वो सबसे पहले कर्ता से भी पहले प्रयोग होगा। किस प्रकार से, यहां पर उदाहरण देखिए, मोहन इधर आना, मोहन इधर आना। मोहन क्या है? संबोधन, यानी बुला रहे। मोहन बुलाना संबोधन है। संबोधन हमेशा वाक्य के शुरुआत में या पहले प्रयोग होगा। और अरे यह क्या है? अरे यह क्या है? अरे यह क्या है? अरे क्या है? विस्मय सूचक शब्द है, विस्मय सूचक अव्यय है अरे, तो ये भी हमेशा वाक्य के शुरुआत में प्रयोग होगा। तो सातवां नियम क्या है? यदि वाक्य में संबोधन सूचक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय हो तो वाक्य में सबसे पहले वो प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा? संबोधन और विस्मय। यानी जहां पर मैंने लिखा है उदाहरण के रूप में, मोहन इधर आना, मोहन यानी संबोधन करना, यहां पर अरे विस्मयादि बोधक है, तो यहां पर संबोधन सूचक और विस्मयादि बोधक वाक्य के शुरुआत में होगा। अभी आठवां नियम क्या है? यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो, द्विकर्मक क्रिया हो तो गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में लिखा जाएगा। मुख्य कर्म बाद में लिखा जाएगा। मुख्य कर्म बाद में लिखा जाएगा। देखिए, यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो तो क्या होगा? गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में लिखा जाएगा। जैसे सीता ने चारा गाय को खिलाया। सीता ने चारा गाय को खिलाया। ये आपको समझ गए? वाक्य आपको समझ में आ गया क्या? लेकिन ये व्याकरणबद्ध तरीके से शुद्ध है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर सीता कर्ता है, खिलाना क्रिया है। यहां पर कर्म कितने हैं? 2 है। गाय और चारा दोनों कर्म है, इसलिए ये क्या है? द्विकर्मक क्रिया कहा गया है, क्योंकि यहां पर कर्म 2 है। चारा और गाय 2 कर्म है, तो ये क्रिया द्विकर्मक क्रिया हो गया। अभी यहां पर गौण कर्म कौन सा है और मुख्य कर्म कौन सा है? यहां पर मुख्य कर्म है चारा, मुख्य कर्म है चारा, और गौण कर्म है गाय। चारा मुख्य कर्म है और गाय गौण कर्म है। तो हमें इस नियम के अनुसार क्या करना है? यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो तो गौण कर्म पहले आता है और मुख्य कर्म बाद में आता है, तभी वो शुद्ध होगा। तो हमें इसे कैसे लिखना है? सीता ने गाय को चारा खिलाया। अब देखिए, सीता ने गाय को चारा खिलाया। खिलाना एक क्रिया है। यहां पर गौण कर्म कौन सा था? गौण कर्म था गाय, तो हमें उसे पहले डाल दिया। चारा मुख्य कर्म है, उसे बाद में क्रिया के साथ डाल दिया। तो नियम के अनुसार अभी ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध हुआ है। तो 8वें नियम के अनुसार यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो तो गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में आता है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है, सीता ने
चारा गाय को खिलाया, तो यहाँ पर खिलाना क्रिया है, यहाँ पर दो कर्म है, चारा और गाय दो कर्म है, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। जब वाक्य में द्विकर्मक क्रिया होता है तो यहाँ पर चारा जो है मुख्य कर्म बाद में आता है, गौण कर्म पहले आता है। ऐसे ही एक वाक्य है, एक दूध का गिलास लाओ, एक दूध का गिलास लाओ। यहाँ पर लाओ क्रिया है, यहाँ पर कर्म दो है, कौन से? दूध और गिलास दो कर्म है। तो यहाँ पर मुख्य कर्म कौन सा है? मुख्य कर्म है दूध और गिलास गौण कर्म है। तो एक दूध का गिलास लाओ, तो ये क्या हुआ? ये अशुद्ध वाक्य हुआ। इसे शुद्ध कैसे करेंगे? एक गिलास दूध लाओ, क्योंकि दूध मुख्य कर्म है, वो हमेशा क्रिया के साथ होता है। तो ये हुए 8 नियम। तो हमने यहाँ पर पहले 3 नियम, वो पहले के जो 3 नियम है उसमें हमने ये देखा वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया को कैसे लिखना है। यदि सिर्फ कर्ता हो, कर्म हो, क्रिया हो तो पहले कर्ता, कर्म और क्रिया होता है। यदि अकर्मक क्रिया हो तो वहां पर कर्म नहीं होता, तो हमें कर्ता और क्रिया एक साथ लिखना है। यदि कर्ता का विस्तारक हो तो कर्ता से पहले, कर्म का विस्तार हो तो कर्म से पहले और क्रिया का विस्तारक हो तो क्रिया से पहले लिखा जाता है। और जो हमने यहाँ पर देखा 7वां जो नियम है, यहाँ पर हमने देखा यदि वाक्य में संबोधन सूचक और विस्मयादि बोधक अव्यय हो तो वाक्य में सबसे पहले वो लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मोहन इधर आना। अरे यह क्या है? ये संबोधन सूचक है, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। और 8वां नियम में हमने ये देखा, यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो तो मुख्य कर्म जो क्रिया के साथ होता है, यानी गौण कर्म पहले लिखा जाता है और मुख्य कर्म बाद में लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, सीता ने चारा गाय को खिलाया। यहाँ पर गाय गौण कर्म है और चारा मुख्य कर्म है। मुख्य कर्म हमेशा बाद में आता है, गौण कर्म पहले आता है। अब हम बढ़ते हैं अगला नियम के ओर। अगला नियम, यदि वाक्य में सजीव कर्म हो तो विभक्ति सहित, सजीव कर्म हो तो विभक्ति सहित और निर्जीव कर्म विभक्ति रहित होगा। विभक्ति रहित होगा। इस नियम के अनुसार यदि वाक्य में सजीव कर्म हो तो विभक्ति सहित और निर्जीव कर्म विभक्ति रहित होगा। किस प्रकार से? राम अखबार को पढ़ता है। या उदाहरण के लिए एक वाक्य लिख दिया है, राम अखबार को पढ़ता है। राम यहाँ पर कर्ता है, पढ़ना क्रिया है और अखबार कर्म है। तो इस नियम के अनुसार यदि वाक्य में सजीव कर्म हो तो विभक्ति सहित और निर्जीव कर्म हो तो विभक्ति रहित, यानी विभक्ति वहां पर नहीं होगा। ये क्या है? ये निर्जीव कर्म है। अखबार निर्जीव कर्म है तो ये विभक्ति सहित है, तो ये वाक्य क्या है? ये वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर राम अखबार पढ़ता है को बिल्कुल वहां पर को विभक्ति वहां पर प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि अखबार एक निर्जीव कर्म है। यदि मैंने यहां पर लिख दिया, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। मारना एक क्रिया है, राम करता है, रावण कर्म है, लेकिन रावण एक सजीव कर्म है, इसलिए ये हमेशा विभक्ति सहित होगा। तो ये वाक्य क्या है? ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पर
इस नियम के अनुसार यदि वाक्य में सजीव कर्म हो तो विभक्ति सहित, निर्जीव कर्म हो तो विभक्ति रहित होगा। जैसे कि यहां पर है राम अखबार को पढ़ता है, यहां पर निर्जीव कर्म के साथ विभक्ति कभी नहीं आते, तो ये गलत होगा। यहां पर आपको इस विभक्ति को निकालना है, तो वाक्य कैसे बनाना है, शुद्ध कैसे बनाना है, राम अखबार पढ़ता है और राम ने रावण को मारा। यह सही है क्योंकि ये सजीव है, सजीव कर्म है और सजीव कर्म के साथ विभक्ति होता है, यानी सजीव कर्म विभक्ति सहित होता है। आगे हम देखेंगे 10वां नियम। यदि उत्तर हाँ या ना में, हाँ या ना में चाहिए, हाँ या ना में चाहिए, तो वाक्य में सबसे पहले क्या का प्रयोग होगा। क्या का प्रयोग होगा। यदि आपको उत्तर हाँ या ना में चाहिए तो वाक्य में सबसे पहले क्या का प्रयोग होगा, यानी क्या आपने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया, इस प्रकार से। यदि आपको इसका जवाब क्या होगा, हाँ या नहीं, तो यहां पर वाक्य में सबसे पहले क्या का प्रयोग होगा जब आपको उत्तर चाहिए केवल हाँ या ना। यदि आप इस प्रकार लिखोगे आपने खाना खाया क्या, ये गलत है, ये अशुद्ध वाक्य है। यदि आपको जवाब हाँ या ना में चाहिए तो सबसे पहले वाक्य में का प्रयोग होता है। अभी 11वां नियम, उपाधि और योग्यता। उपाधि और योग्यता नाम के साथ कैसे लिखा जाता है। उपाधि और योग्यता नाम के साथ, उपाधि योग्यता ये क्या अलग अलग है, जी बिल्कुल ये अलग अलग है। ये नाम के साथ कैसे लिखा जाता है, डॉक्टर श्यामलाल, डॉक्टर श्यामलाल MBBS, डॉक्टर श्यामलाल MBBS। तो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर उपाधि है और MBBS क्या है, ये एक योग्यता है। तो हमेशा यदि आप नाम के साथ उपाधि और योग्यता दोनों आपको लिखना है तो हमेशा उपाधि नाम से पहले और योग्यता नाम के बाद लिखा जाता है। जैसे मैंने उदाहरण के रूप में यहां लिखा है डॉक्टर श्यामलाल MBBS, क्योंकि डॉक्टर क्या है, उपाधि है और MBBS योग्यता है। हम आगे बढ़ते हैं 11वें नियम की ओर। यदि वाक्य में स्थानवाचक और कालवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो तो कालवाचक पहले और स्थानवाचक बाद में लिखा जाता है। स्थानवाचक पहले और कालवाचक बाद में लिखा जाता है। 12वां नियम है ये। यदि वाक्य में स्थानवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषण हो तो कालवाचक पहले और स्थानवाचक बाद में लिखा जाता है। जैसे राम जयपुर, राम जयपुर 2 बजे पहुंचेगा।
पहुंचना क्रिया है, इसका विशेषण यहाँ पर दो है, जयपुर और 2 बजे, ये स्थानवाचक है, ये कालवाचक है, राम करता है। तो यदि नियम के अनुसार यदि वाक्य में क्रिया विशेषण स्थानवाचक और कालवाचक दोनों हो तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले कालवाचक आता है। तो ये वाक्य क्या है? ये वाक्य बिल्कुल अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य कैसे होना चाहिए? राम 2 बजे जयपुर पहुंचेगा। राम 2 बजे जयपुर पहुंचेगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए नियम के अनुसार? यदि वाक्य में स्थानवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषण हो तो सबसे पहले क्या होता है? कालवाचक आता है, उसके बाद स्थानवाचक आता है। जैसे महेश कमरे में 2 घंटे पढ़ रहा है। 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहां पर क्या है? पढ़ना एक क्रिया है, महेश यहां पर करता है, तो यहां पर स्थानवाचक कमरा, कालवाचक 2 घंटे। तो क्या होना चाहिए? ये गलत हुआ क्योंकि स्थानवाचक पहले और कालवाचक बाद में है। तो आपको क्या करना है? कालवाचक पहले और स्थानवाचक बाद में लिखना है। तो महेश 2 घंटे से कमरे में पढ़ रहा है। महेश कमरे में 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ये क्या होना चाहिए? महेश 2 घंटे से कमरे में पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। तो ये 12वां नियम है। 12वां नियम कुछ इस प्रकार है। तो वाक्य में यदि स्थानवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषण हो तो कालवाचक पहले और स्थानवाचक बाद में आएगा। अभी अंतिम नियम है कारक के स्थान, कारक के क्रम किस प्रकार से लिखा जाता है वाक्य में। कारक के क्रम किस प्रकार से होता है वाक्य में? कारक के क्रम, ये अंतिम नियम है। कारक के क्रम, कारक के क्रम। जब हम कारक लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखते, पहले कर्ता कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, 5वां अपादान, 6ठा संबंध, 7वां अधिकरण और 8वां संबोधन। इसलिए वाक्य शुद्धि से पहले आपको कारक के बारे में अच्छी जानकारी लेनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ कारक के क्रम को जानने के लिए और उसे अच्छे से क्रम में लगाने के लिए आपको कारक के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए हम कारक के इस प्रकार लिखते हैं। कारक को पहले स्थान पर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। क्या इसी प्रकार वाक्य में भी ये कारक का प्रयोग होता है? बिल्कुल नहीं। एक सूत्र है यहां पर, पहले 8, 1, 6, 7, 5, 4, 3, 2 के साथ क्रिया। एक बहुत आसान सा सूत्र है जो कि आपको कारक के क्रम वाक्य में किस प्रकार होता है ये बताता है। ये जरूरी नहीं है हर वाक्य में सारे कारक हो, कर्ता हो, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सभी हो एक वाक्य में, जरूरी नहीं है। लेकिन जो भी है इस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले 8 कौन सा है? संबोधन कारक है, क्योंकि संबोधन हमेशा वाक्य के शुरुआत में आता है। और उसके बाद 1 यानी कर्ता। संबोधन के बाद सबसे पहले क्या आता है? कर्ता। कर्ता के बाद क्या आता है? अधिकरण। यदि हो तो, ध्यान रहे, यदि हो तो। अगर एक सामान्य वाक्य है, सिर्फ कर्ता, कर्म और क्रिया है, तो हमने देखा पहले 3 नियमों में सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया आता है। यदि
कर्ता का विस्तारक हो तो कर्ता से पहले, कर्म का विस्तार हो तो कर्म से पहले, और क्रिया का विस्तारक हो तो क्रिया से पहले होता है। कर्म तभी होता है, अकर्मक क्रिया हो तो वहां पर कर्म नहीं होता। और मैंने ये भी बताया कि जरूरी नहीं है कि एक वाक्य में सारे कारक उपस्थित हो या वहां पर मौजूद हो, तो जो भी कारक है वो इसी क्रम में जुड़ेंगे। जैसे कि 8, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, उसके बाद क्रिया। जैसे संबोधन तो यहां पर 8वें स्थान पर है संबोधन, अधिकरण 7वें स्थान पर, संबंध 6ठे स्थान पर, अपादान 5वें स्थान पर, संप्रदान 4थे स्थान पर, करण 3रे स्थान पर, कर्म दूसरा और कर्ता पहले। तो इसी प्रकार से इसी क्रम में हमें लिखना है। यदि हो तो यहां पर मैं एक वाक्य लिखूंगी, राम विद्यालय में रोजाना पढ़ने के लिए विद्यालय में रोजाना घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। तो यहां पर एक वाक्य लिखा मैंने, राम विद्यालय में रोजाना घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। यहां पर कारक के नियम देखिए, जैसे मैंने कहा सबसे पहले 8 आता है। 8 कौन सा है? संबोधन कारक। 8 कौन सा है? संबोधन कारक। लेकिन यहां पर कोई संबोधन नहीं है तो 8 हमने नहीं लिखा, 8वां कारक हमने प्रयोग नहीं किया क्योंकि संबोधन कारक यहां पर नहीं है। उसके बाद राम, राम क्या है? कर्ता है। राम क्या है? कर्ता है। तो पहला 8 नहीं है, 8 क्योंकि वहां संबोधन कारक नहीं है तो 8 नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ? 1। तो यहां पर कारक यहां पर क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो वाक्य है ये वर्तमान काल में है। हमने देखा है क्रिया में वर्तमान और भविष्यत काल में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, केवल भूतकाल में ही होता है। तो यहां पर ये वाक्य वर्तमान काल में है तो ने का प्रत्यय यहां प्रयोग नहीं हुआ, किंतु यहां पर कर्ता है। कर्ता वाक्य के पहले होता है। अगर संबोधन हो तो संबोधन कर्ता से भी पहले होता है। जैसे हमने देखा वहां पर 8 कौन सा है? संबोधन सबसे पहले होता है। लेकिन इस वाक्य में कोई संबोधन नहीं है तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? कर्ता। कर्ता के बाद विद्यालय में क्या है? अधिकरण कारक। में क्या है? अधिकरण कारक। यानी क्रिया किसके आधार पर हो रहा है। याद होगा आपको कारकों में हमने इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो यहां पर विद्यालय में अधिकरण कारक है। कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर। 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 7। ये सब ध्यान से देखिए और समझिए, आपको बहुत ही आसान होगा कारकों के जो क्रम है उसको निर्धारित करने में या उसे जोड़ने में। तो यहां पर 1 के बाद जैसे मैंने लिखा 8 में संबोधन कारक है। संबोधन यहां पर नहीं है इस वाक्य में, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। कर्ता है। कर्ता कौन से स्थान पर आता है? पहले स्थान पर। और 7 कौन सा है? अधिकरण कारक। यदि हो तो, ये ध्यान रखिए, यदि हो तो। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में वाक्य हो। कभी कभी कुछ शब्दों में कुछ कारक नहीं होते, कुछ शब्द में अधिकरण कारक नहीं होता, कुछ वाक्य में अपादान नहीं होता। तो जो है उसे इसी ऑर्डर यानी इसी हिसाब से आपको रखना है। तो सबसे पहले कर्ता, उसके बाद अधिकरण कारक। ये कौन से नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर आता है। विद्यालय में यानी क्रिया किसके आधार पर हो रहा है? तो अधिकरण कारक। उसके बाद रोजाना। रोजाना ये क्रिया विशेषण है। ये क्रिया विशेषण है। घर से, यहां पर से क्या है? घर से अलग होना,
घर से अलग होना, एक संज्ञा दूसरे संज्ञा से अलग होना, या एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से अलग होना, एक कौन सा कारक है? अपादान कारक। कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर है। तो आप अभी देख रहे हैं एक साथ यहां पर मैंने 6 नहीं डाला, 6 कौन सा है? संबंध कारक, लेकिन संबंध कारक इस वाक्य में नहीं है, इसलिए मैंने कहा जरूरी नहीं है सभी कारक एक ही वाक्य में हो, लेकिन जो हो वो सीधे क्रम में हम लगाएंगे। तो यहां पर संबोधन कारक यानी 8 नंबर यहां पर नहीं मिला हमें, 1 मिला, 7 मिला, 6 यहां पर नहीं है। 6 कौन सा है? संबंध कारक, ये यहां पर नहीं है। उसके बाद हमने लिखा है 5 कौन सा है? अधिकरण कारक, यानी अपादान कारक। अपादान कारक यानी अलग होना, यानी एक संज्ञा सर्वनाम दूसरे संज्ञा सर्वनाम से अलग होने से को हम अपादान कारक कहते हैं। वो क्या है? घर से। ये अपादान कारक है, कौन से नंबर में है? 5वें अपादान कारक। उसके बाद पढ़ने के लिए, किसके लिए? पढ़ने के लिए। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। ये कौन से नंबर पे है? संप्रदान कारक। देखिए 4 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है। 1 हो गया, 7 हो गया, 6 नहीं है क्योंकि संबंध कारक वहां पर नहीं है, 6 हमने निकाल दिया। यहाँ पर अपादान कारक है 5वें नंबर, 5 होने के बाद 4 कौन सा है? संप्रदान कारक है। के लिए, क्रिया किसके लिए किया गया है? पढ़ने के लिए, ये संप्रदान कारक है। अभी ये साइकिल से क्रिया करने का माध्यम, जाना क्रिया है, किस माध्यम से हुआ है? साइकिल से, यानी क्या है वो? करण कारक। कौन से नंबर पे है? 3रे नंबर पे है। करण कारक 3रे नंबर पे है। जाना क्रिया। देखिए कितने आसानी से हमने यहां पर जोड़ दिया है। 2 क्या है? 2 कर्म। कर्म यानी क्रिया का फल किस पर पड़ता है? तो यहां पर कोई कर्म नहीं है, तो वो 2 नंबर वहां पर नहीं है। हमने 1, 7, 5, 6 नहीं है, 4, 3, 2 नहीं है, उसके बाद क्रिया। इस प्रकार से हमने यहां पर जोड़ा है। राम करता है, तो ये सूत्र जो है ना, इसे याद कर लीजिए, आपको कारकों को क्रमबद्ध तरीके से लगाने में सहायक होगा। 8 कौन सा है? संबोधन, यानी वाक्य के शुरुआत में 1 कर्ता होता है, 7 होता है अधिकरण कारक, और 5 होता है क्या? अपादान कारक, और 6 वहां पर नहीं है, 6 क्योंकि संबंध कारक इसलिए नहीं है, तो यहां पर संप्रदान कारक और करण कारक, उसके बाद क्रिया। इस प्रकार से हमें कारकों को जोड़ना है। ये इसे कारकों को याद कर लीजिए। तो ये वाक्य शुद्धि का जो पहली 2 अशुद्धियां मैंने बताई, वाक्य शुद्धि करना मतलब क्या है? वाक्य के अशुद्धियों को पहचानना है, उसे शुद्ध करना है। ये मैंने पहले भी कहा है, ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वाक्य को जैसे चाहे वैसे तोड़ा है। हमें बिल्कुल वाक्य के अर्थ में या काल में बिल्कुल बदलाव नहीं लाना है। इसमें हमने 2 प्रकार के अशुद्धियां देखी, कौन सी? पद क्रम संबंधी और पद संबंधी। आज की कक्षा में हमने पद क्रम संबंधी अशुद्धियों के बारे में जाना और उसे कैसे शुद्ध किया जाता है इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। सबसे पहले क्या है? सबसे 3 जो नियम है उसमें हमने ये देखा कि वाक्य में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, उसके बाद कर्म लिखा जाता है, उसके बाद क्रिया लिखा जाता है अगर कर्म हो तो, क्योंकि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। और 3 नियमों में हमने ये देखा कि कर्ता का विस्तारक हो तो कर्ता से पहले, कर्म का विस्तारक हो तो कर्म से पहले, क्रिया का विस्तारक हो तो क्रिया से पहले लिखा जाता है। इसके बाद हमने देखा यदि वाक्य में संबोधन सूचक और विस्मयादि बोधक अव्यय हो तो वाक्य में सबसे पहले प्रयोग हो। यहां पर भी देखना, संबोधन हमें करता, ये जो वाक्य है कारक के क्रम में भी संबोधन को वाक्य के सबसे पहले रखना चाहिए। तो संबोधन सूचक या विस्मयादि बोधक हो तो वाक्य में सबसे पहले प्रयोग होगा। जैसे हमने उदाहरण में देखा, मोहन इधर आना, मोहन संबोधन है। अरे यह क्या है?
अरे, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से जो वाक्य में यदि द्विकर्मक क्रिया हो तो क्या होता है, गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में आता है। ध्यान रहे, यदि वाक्य द्विकर्मक क्रिया हो तो गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में आता है। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण में एक वाक्य लिया था, सीता ने चारा गाय को खिलाया। गाय यहाँ पर गौण कर्म है, चारा यहाँ पर मुख्य कर्म है, तो गाय को पहले और चारा हमें बाद में लिखना है। तो कैसा होगा वाक्य, सीता ने गाय को चारा खिलाया, ये शुद्ध वाक्य हुआ। उसके बाद हमने देखा यदि वाक्य में सजीव कर्म हो तो विभक्ति सहित, निर्जीव कर्म हो तो विभक्ति रहित होता है। जैसे राम अखबार को पढ़ता है, यहाँ अखबार निर्जीव कर्म है तो यहाँ पर को यानी प्रत्यय इस विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। सजीव कर्म क्या है, राम ने रावण को मारा, रावण यहाँ पर क्या है, एक सजीव कर्म है। और एक बहुत ही मुख्य बात मैं बताने जा रही हूं यहाँ पर, बढ़ाना। राम ने ढोल बजाया, राम ने ढोल बजाया, श्याम ने झगड़ा बढ़ाया। राम ने ढोल बजाया, इसी नियम के अंदर ही आता है ये। जैसे हमने देखा यदि वाक्य में सजीव कर्म हो तो विभक्ति सहित, निर्जीव कर्म हो तो विभक्ति रहित होगा। तो यहाँ पर मैंने दो वाक्य लिखे हैं, राम ने ढोल बजाया, श्याम ने झगड़ा बढ़ाया। ये क्या है, शुद्ध वाक्य या अशुद्ध वाक्य है? आपको क्या लगता है, ये शुद्ध वाक्य या अशुद्ध वाक्य है? यदि इस नियम को ले तो ये क्या है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। कैसे, ढोल बजाना एक क्रिया है, बढ़ाना एक क्रिया है, ढोल निर्जीव कर्म है, झगड़ा निर्जीव कर्म है। तो हमने नियम में क्या देखा, निर्जीव कर्म हमेशा विभक्ति रहित होते, तो ये वाक्य सही हो गया। लेकिन बिल्कुल नहीं, ये वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि हिंदी व्याकरण में बजाना और बढ़ाना क्रिया हो, ध्यान रहे, आप इसे लिख भी लीजिए, बजाना और बढ़ाना इस क्रिया में ये कर्म निर्जीव हो, सजीव हो तो विभक्ति सहित ही होता है। केवल इस क्रिया में, बजाना या बढ़ाना, इस क्रिया में कर्म सजीव हो या निर्जीव, दोनों विभक्ति सहित होते हैं। तो ये यहाँ पर शुद्ध वाक्य कैसे होगा, राम ने ढोल को बजाया और श्याम ने झगड़े को बढ़ाया। इस नियम के अनुसार यदि ये वाक्य आएगा आपको लगेगा ये सही है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। हिंदी व्याकरण में बजाना और बढ़ाना ये दो क्रिया में जो कर्म है सजीव हो या निर्जीव हो विभक्ति सहित होता है, ये नियम के अनुसार। अभी आगे 10वां नियम में हमने देखा यदि आपको उत्तर हाँ या ना में चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमेशा वाक्य के शुरुआत में होता है। जैसे क्या आपने खाना खाया, आपने खाना खाया क्या, ये अशुद्ध वाक्य है। क्या आपने खाना खाया, ये ऐसे प्रश्न पूछा जाता है अगर आपको उत्तर हाँ या ना में चाहिए। और उपाधि और योग्यता के बारे में, उपाधि और योग्यता को वाक्य में उपयोग करना है, ये बिल्कुल अलग अलग है। उपाधि हमेशा नाम के आगे और योग्यता हमेशा नाम के बाद में प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर श्यामलाल MBBS, श्यामलाल एक नाम है, डॉक्टर उसकी उपाधि है, MBBS उसकी योग्यता है। तो नाम के पहले उपाधि और बाद में योग्यता लिखी जाती है। अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कारकों के क्रम। अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कारकों के क्रम। जिस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर कारक मैंने लिखे हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन। तो किस प्रकार लिखा जाए, यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है 8 1 7 6 5 4 3 2, उसके बाद क्रिया। तो इसी प्रकार से क्रम होनी चाहिए। मैंने ये भी बताया कि वाक्य में हमेशा सारे कारक का होना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने ये वाक्य लिखा है, यहाँ पर 8 सबसे पहले होनी चाहिए, लेकिन इस वाक्य में संबोधन कारक नहीं है तो 8 मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। उसके बाद सीधा मैंने कर्ता यानी 1 लिखा है,
सात यानी अधिकरण कारक हुआ, और पांच जो है, पांच है अपादान कारक, उसके बाद जो है छह जो संबंध कारक वहां पर नहीं है, और मैंने सीधा अपादान कारक लिखा है। उसके बाद पढ़ना ये संप्रदान कारक है। उसके बाद साइकिल से जाना करण कारक, और क्रिया वहां पर कर्म नहीं है। जितने भी कारक है उसे इसी सूत्र के अनुसार यदि आप लगाएंगे, बहुत ही आसानी से वाक्य शुद्ध करना आप सीख जाओगे। इस कक्षा में जितने भी हमने नियम सीखे हैं, उम्मीद है आपको ये सारे नियम भलीभांति समझ में आ गए हैं। अगली कक्षा में हम देखेंगे पद संबंधी अशुद्धियां। तब तक के लिए धन्यवाद। Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.